नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कर रहे थे यूपी पीएससी एई और साथ में विजय स्टील एग्जाम के लिए, जो कि आपके होने वाले हैं। तो इसके पहले देखिए, जितने भी सेट्स हमने किए हुए हैं तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप लोग प्रीवियस सारे सेट्स को आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, हमने इस एग्जाम के लिए जो है 3 पीडीएफ आपके लिए तैयार किए हुए हैं, जिसमें कि आपको जो है इंग्लिश का और साथ में करंट अफेयर का और इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स का आपको मिल जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग इसे आप लोग बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेट नंबर 11 का आपका पहला क्वेश्चन है। 10 सेट अब तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। तो क्वेश्चन देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी किसने जो है ये फाउंड किया हुआ था, स्थापना किसने की थी इसकी। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी, पुष्यमित्र सुंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है और उनके कौन फाउंडर है, तो इनसे आपके लगातार क्वेश्चन पूछते ही जाते हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट तैयार किया हुआ है, आप लोग इसे याद कर लेना। यहाँ पे डायनेस्टी आपको दिया, फाउंडर कौन थे इसके, और पीरियड इनका कार्यकाल कितना रहा था। तो पीरियड और कार्यकाल आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बस आपका नॉलेज के लिए है। लेकिन ये आपसे पूछा था कि इसके फाउंडर कौन थे। तो देखिए यहाँ पे दिया आपको पहला है हर्यंक डायनेस्टी। तो ये मगध एम्पायर के थे जो ये। तो इनके जो फाउंडर थे दैट इज बिम्बिसार। फिर अगला देखिए जो नंद डायनेस्टी आपका है, जो कि मगध एम्पायर के ये भी जो साम्राज्य थे यहाँ पे। तो इनके देखिए जो फाउंडर थे तो वो है महापद्मनंदा। फिर नेक्स्ट देखिए जो मौर्यन डायनेस्टी जो आपका है, तो इसका जो फाउंडर थे दैट इज चंद्र। फिर नेक्स्ट देखिए जो अगले डायनेस्टी आपका है, जिसमें आपको दिया हुआ है सुंग डायनेस्टी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था अभी। तो इसका जो फाउंडर है तो वो है पुष्यमित्र सुंग। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कान्व डायनेस्टी है। तो कान्व डायनेस्टी के जो फाउंडर है तो वो है वासुदेव। फिर अगला देखिए जो सतवाहना डायनेस्टी है, तो इसके फाउंडर थे सिमुक। फिर नेक्स्ट देखिए जो कुषाण डायनेस्टी है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट था। तो इसका जो फाउंडर था दैट इज करधे पासेस है। फिर नेक्स्ट देखिए जो चोला डायनेस्टी आपका है, तो इसका जो फाउंडर थे तो वो है करिकाला। फिर नेक्स्ट देखिए आपका है गुप्ता डायनेस्टी, जो कि अभी मगध साम्राज्य का ये पार्ट था। तो ये है, इसके फाउंडर थे श्रीगुप्त। फिर अगला देखिए चालुक्य और बदामी डायनेस्टी जो है, तो इसके जो फाउंडर थे तो वह है पुलकेशिन वन। फिर अगला देखिए जो पल्लवा डायनेस्टी है, तो इसके जो फाउंडर थे तो वह है सिंह विष्णु। फिर अगला देखिए जो चालुक्य वेंगी डायनेस्टी जो है, तो इसके फाउंडर थे विष्णुवर्धन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फाउंडर्स है, तो आप लोग जो है इसे याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स डस नॉट बिलोंग टू तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है तमिलनाडु से बिलोंग नहीं करता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है अलायर, कुंडा, इडुकी और कदम्बरई आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी, दैट इज इडुकी। तो इडुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो आपका है, तो ये जो है तमिलनाडु से बिलोंग आपका नहीं करता है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, तो ये हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, दैट इज केरल स्टेट का है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो 3 डैम्स है बेसिकली, जिसमें कि आपका इडुकी है, इसके अलावा दूसरा आपका इसमें दिया हुआ यहाँ पे दैट इज चिरोथनी है, इसके अलावा आपका यहाँ पे दिया हुआ है कुलाम मऊ आपका दिया हुआ है। तो ये सारे इसी से रिलेटेड आपके हैं, कोई जो डैम मतलब कि बनाया गया इसी नदी के ऊपर में है। और देखिए जो इडुकी डैम जो कंस्ट्रक्ट किया गया आपका, तो ये पेरियर नदी के किनारे ये कंस्ट्रक्ट किया, जो कि केरल में है पूरी तरीके से। और बाकी जो आपके दिए हुए यहाँ पे जैसे अलायर आपका है, कुंदा दिया हुआ है और कदमपराई आपका दिया हुआ है, तो ये सारे जो है तमिलनाडु के पार्ट है। फिर नेक्स्ट देखिए कि इन टर्म्स ऑफ एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कवरेज ऑफ फॉरेस्ट। तो एरिया के टर्म्स में यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा इंडियन स्टेट है कि जिसके पास लार्जेस्ट फॉरेस्ट का कवरेज है, तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश। तो एरिया वाइज यदि हम बात करते हैं, तो जो सबसे जो लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट कवर है तो वह है मध्य प्रदेश में है। तो देखिए जो फॉरेस्ट कवर जो फॉरेस्ट सेंसस हुई थी इंडिया के लिए, तो इसमें देखिए ये सारे मतलब कि पाए गए थे यहाँ पे कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री के पास 33% उसके जितने भी एरिया हैं, तो वहाँ पे जो है फॉरेस्ट होनी चाहिए। तब जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट मतलब सुटेबल रहेगा, जैसे और भी सभी चीज़ों के लिए फेवरेबल रहेगा। लेकिन वर्ल्ड का जो एवरेज फॉरेस्ट कवर है, तो वो जो है 33% से भी कम है। तो इतना मतलब कि होना चाहिए, लेकिन एस्टिमेटेड से ये कम है। तो प्रैक्टिस यही किया जाता है कि इतना एटलीस्ट अचीव किया जाए। तो बेसिक फैक्ट्स इंडियन के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इंडिया में टोटल जो फॉरेस्ट और साथ में जो ट्री कवर है, तो वो है 24.56% है, जो कि 33 से ये कम ही है आपका यहाँ पे। फिर इसके अलावा ओनली फॉरेस्ट कवर की हम बात करते हैं इंडिया में, तो वो है मात्र 21.67%। लेकिन जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसे 33% करने की है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एब्सोल्यूट किलोमीटर एरिया वाइज में आपका दिया हुआ है यहाँ पे
स्टेट जिसमें कि फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम दोनों आपका दिया हुआ है। तो मैक्सिमम की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवरेज है। वहीं पे सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और मिनिमम जो आपका है तो वो है हरियाणा में है, सबसे कम फॉरेस्ट कवर है एरिया वाइज भी आपका हरियाणा में है। उसके बाद फिर पंजाब है आपका। और वहीं पे परसेंटेज की यदि हम बात करते हैं, यानी कि परसेंटेज के बेसिस पे कि किस स्टेट में कितना परसेंट जो टोटल एरिया जो भी है उसका अवेलेबल है, तो उसका पूरा फॉरेस्ट कवर है। तो इस हिसाब से मैक्सिमम जो कहे तो वह मिजोरम में है, जो कि यहाँ पे 85.41% जो है पूरा इसका एरिया जितने भी मिजोरम के है तो वो फॉरेस्ट से ही ये घिरा हुआ है। और वहीं पे सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे मेघालय है। और यही मिनिमम की यदि हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो वो उसमें नंबर 1 पे है हरियाणा, जो कि 3.62% इसका जितना भी एरिया अवेलेबल है, तो मात्र ओनली 3.62% ही है जो फॉरेस्ट कवर है। बाकी सारे जो है तो वो मतलब कि लैंड एरिया ही है। इसके अलावा सेकंड पे पंजाब और तीसरे पे राजस्थान है। तो आपसे जो है सेकंड थर्ड नहीं, आप लोग टॉप वाला याद रखना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए कि द हाई कोर्ट विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस इज, यानी कि वो कौन सा हाई कोर्ट है कि जहाँ पे जो पहली महिला जो मतलब कि फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस थी कि जो यहाँ पे बनी हुई थी। तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका दैट इज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो लीला सेठ जो थी, देखिए देखिए इनका आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो ये एक इंडियन जज थी जो कि इन्होंने सर्व किया हुआ था फर्स्ट विमेन जज की तरह। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पहली बार ये जज बनी हुई थी। और इसके साथ में ये पहली वीमेन भी बन गई थी जिन्होंने चीफ जस्टिस का पद इन्होंने संभाला था, वो भी स्टेट हाई कोर्ट का, दैट इज ऑफ हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है तो वहाँ पे जो है इन्होंने चीफ जस्टिस की भूमिका भी निभाई थी। तो वहाँ पे चीफ जस्टिस थे ये। तो ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी। तो दोनों में आपको इसमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका, जैसे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ये पहली महिला मैंने की चीफ जस्टिस थी, और साथ में जो है ये विमेन की कैटेगरी में भी जो पहली जज थी, और जिन्होंने की ये वर्क किया हुआ था दिल्ली इसके जो हाई कोर्ट है वहाँ पर। तो जज के रूप में हाई कोर्ट में अब दिल्ली हाई कोर्ट आपका हो गया, और चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है तो वहाँ पे इन्होंने जो है सर्विस की थी। तो इस तरीके से दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें देखिए आपको पूछा हुआ था यहाँ पे कि जैसे हाई कोर्ट है किस स्टेट का जिनकी डिस्टिंक्शन रहा था फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस का, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का यहाँ पे। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए अगर जैसे आपका चीफ जस्टिस नहीं रहता, सिंपली आपका जज रहता, तो उस समय दिल्ली आप लोग मार्क कर सकते थे। फिर नेक्स्ट देखिए कि द कैपिटल ऑफ पांड्या वाज, तो कैपिटल पांड्या का कौन सी थी, तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी दैट इज मदुरई। तो देखिए जितने भी एंसेंट जो उनके जो डायनेस्टी थी उनके और उनके कैपिटल कौन कौन से थे, तो इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछते ही जाते हैं, तो आप लोग इसको भी याद कर लेना। जैसे चोला डायनेस्टी है तो इसकी जो कैपिटल थी इनकी तो वह है तंजावुर। फिर अगला देखिए जो मौर्यन डायनेस्टी है तो इनकी जो कैपिटल थी राजधानी तो वह है पाटलिपुत्र। फिर अगला देखिए जो पल्लवा डायनेस्टी है तो इनकी जो कैपिटल थी दैट इज कांचीपुरम। और वहीं पांड्या डायनेस्टी जो थी इनकी कैपिटल थी मदुरई। फिर नेक्स्ट देखिए चालुक्य डायनेस्टी जो है तो इनका जो कैपिटल था दैट इज बदामी और बटापी। फिर अगला देखिए जो लेटर चालुक्य डायनेस्टी जो है तो इनका जो कैपिटल था दैट इज कल्याणी। फिर अगला देखिए जो शिवाजी का जो डायनेस्टी था तो इनका जो कैपिटल था दैट इज रायगढ़। फिर वहीं पे बर्मन डायनेस्टी जो है तो इनका जो कैपिटल था दैट इज प्रयाग ज्योतिषपुरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और उनके कैपिटल है, तो आप लोग इनको भी याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि इफ ए शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल। अब यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल आपका, एक मान लीजिए कोई शिप है तो वो जो है अगर फ्रेश वाटर से अगर वो सी वाटर में मूव करता है तो उसमें क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि राइज लिटिल हायर, सिंक अ लिटिल बिट, और रिमेन अनअफेक्टेड, या फिर सिंक कम्प्लीटली। तो देखिए कोई भी शिप अगर मान लीजिए वो फ्रेश वाटर से अगर वो सी वाटर में अगर वो जाता है तो वो जो है आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, यानी कि वो और ऊपर वो उठ जाता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जो सी वाटर जो आपका रहता है तो ये जो डेंसर आपका होता है एज कंपेरिजन टू बाकी और भी जो रिवर स्ट्रीम जो होते हैं, रिवर वाटर की यदि हम बात करते हैं और सी वाटर का, तो उसके कंपेरिजन में सी वाटर ज़्यादा डेंसर होती है क्योंकि इसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा रहती है। अब यहाँ पे देखिए साल्ट कंटेंट होने के यानी कि डेंसर होने के चलते जो है जैसे ही कोई शिप अगर मान लीजिए सी वाटर में अगर जाती है तो वो जो है ज़्यादा बुओयंट फोर्स एक्सपीरियंस करती है। और इसके साथ में जो शिप मान लीजिए उसके अंदर में जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है शिप का, यानी कि जो इमर्स होती है उसके अंदर में, तो वो डिक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे देखिए डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि जो वेट होता है शिप का तो उसको बैलेंस करनी होती है। तो बैलेंस करने के लिए जो वॉल्यूम होता है शिप का, जैसे वो इमर्स होता है वाटर के अंदर में, तो वो जो है उसका क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी।
तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब क्या होगा कि जब भी शिप अगर मूव करता है फ्रेश वाटर से सी वाटर में, तो आपको लगेगा कि वो जो है थोड़ा सा ऊपर उठ गया, यानी कि वो राइज कर जाएगा आपका, जैसे ही वो रिवर से सी वाटर में वो प्रवेश करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, दैट इज राइजेस अ लिटिल हाइयर। और ये चीज आप लोग नोटिस भी किए होंगे, अगर आपने देखा होगा पिक्चर में, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि इन विच ईयर दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड। तो कौन से ईयर में जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंस्टीट्यूट की गई थी। तो देखिए जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, तो ये इंडियन सिनेमा के जगत में एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। यानी कि जिसने अपने लाइफ टाइम पूरे करियर में जिसने अपना आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट किया होगा, तो उनको ये दी जाती है। और इसमें देखिए रिवार्ड्स के तौर पे जो है इसमें एक स्वर्ण कमल दी जाती है, यानी कि गोल्डन लोटस दी जाती है, और साथ में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो पहला बार जो इसका अवार्ड जो दिया गया था, यानी कि जो इंस्टीट्यूट की गई थी, तो वो 1969 में की गई थी। तो उस समय दिया गया था, देविका रानी को दी गई थी। तो ये भी आप लोग पॉइंट को याद रखना। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या होगा, दैट 1969 में इसको इंस्टीट्यूट की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और ये आपका रिलेटेड है किससे, तो ये सिनेमा जगत से आपका है, सिनेमा के क्षेत्र में दी जाती है, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जिनका भी रहता है, तो उनको ये दी जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए कि इन द नेशनल फ्लैग व्हाट डज द सैफरन कलर रिप्रेजेंट। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तो उसमें जो सैफरन कलर है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए आपसे फ्लैग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। जैसे इसमें आपका पूछा था पहला क्वेश्चन कि इसकी विड्थ टू जो इसकी जो हाइट टू विड्थ रेशियो जो रहती है इसकी, तो वो कितनी होनी चाहिए, या फिर जो कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा जो कलर जो रहता है स्पोक का, वो कितना कौन से कलर की होती है, या फिर कितने स्पोक रहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए जो सिग्निफिकेंस होती है नेशनल फ्लैग का, जो कलर जो होते हैं इसमें, तो पहला आपका जैसे सैफरन कलर है, तो सैफरन कलर जो है, तो ये एक सिंबल है करेज और सेक्रीफाइस का। और वहीं पे जो बीच में जो व्हाइट कलर आपका है, तो व्हाइट कलर ये रिप्रेजेंट करता है होनेस्टी, पीस और प्योरिटी को। और साथ साथ में ये जो है, जो ये भी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है कि जो है हम लोग पीस मेंटेन करें बाकी कंट्री के अंदर में, तो उसको भी रिप्रेजेंट करता है व्हाइट कलर। और वहीं पे जो ग्रीन कलर आपका है, तो ये रिप्रेजेंट करता है फेथ और चिवलरी को। और साथ में ये रिप्रेजेंट करता है आपका, यानी कि एक सिंबल आपका है, दैट इज फॉर प्रोस्पेरिटी, वाइब्रेसी और लाइफ के लिए भी है। और इसके साथ में जो अशोक चक्र आपका बीच में आप यहाँ पे जो देखते हैं, तो जो अशोक चक्र आपका रहता है, तो इसमें जो है आपका ये 24 स्पोक्स होते हैं यहाँ पे। तो ये जो है अशोका के जो एडिक्ट्स हुए थे, तो वहीं से ये मतलब कि वहीं से ये एडिक्ट हुआ है, वहीं से ये दिया गया हुआ है, जो कि नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, 24 है। और ये मेनली जो है ब्लू कलर से होती है इसकी। तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन आपका था यहाँ पे कि जो सैफरन कलर है ये क्या रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो है स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज स्पिरिट ऑफ करेज और सेक्रीफाइस को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इंडिया के, तो ये जो है अपना ऑफिस को होल्ड किए रहते हैं, मतलब ये ऑफिस में जब ये एक बार इनका अपॉइंटमेंट की जाती है, तो वो कितने ड्यूरेशन तक ये रहते हैं। तो देखिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और साथ में इनका जो टेन्योर रहता है, तो वो है आपका, इनका देखिए 6 ईयर का रहती है, और साथ में 65 ईयर्स ऑफ एज का। तो इसमें से कोई भी अर्लियर हो जाए तो वो जो है मतलब कि इस पद से हट सकते हैं। तो मेनली इसमें रहता है आपका 6 ईयर है इनका जो टेन्योर है, या तो फिर अगर 65 ईयर से बीच में अगर हो जाती है, तो वो जो है रिटायर कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई पर्सन अगर 55 के एज में अगर कोई बनता है चीफ जस्टिस, तो वो जो है 6 ईयर तक बने रह सकते हैं इस पद पे। तो इस तरीके से बहुत ही पावरफुल पोस्ट होता है, इनको रिमूवल करना इतना आसान नहीं होता है। और रिमूवल प्रोसीजर आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, जो कि हमने आपको पॉलिटी वाले क्लास में जो आपको बताया होगा वहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए इसमें आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का प्लेजर ये एंजॉय ये नहीं करते, इनको और ज़्यादा पावर दी गई है। फिर बी में देखिए दिया हुआ है कि और 5 ईयर, तो 5 ईयर तो है ही नहीं, 6 ईयर दिया हुआ है। तो मान लो ओनली 6 ईयर नहीं होता है आपका, इनका होता है फॉर 6 ईयर और द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर, यानी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है, तो वो कौन से इकोनॉमी को हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि देयर इज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये जो आपका स्टेटमेंट सही बैठ रहा है यहाँ पे। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, तो ये ऐसे इकोनॉमी को दर्शाता है आपका जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं, तो वहाँ पे उनका को एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि दोनों का एक आपस में उनका कंट्रीब्यूशन होती है।
तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आपका हो सकता है यहाँ पे। बाकी आप और भी आप ऑप्शन को देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कि बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रोमोटेड बाय द स्टेट। तो ये देखिए आपको कोई मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसका। फिर अगला देखिए दिया हुआ है सी में कि इकोनॉमी कंट्रोल बाय द मिलिट्री एज वेल एज द सिविलियन रूलर्स। तो ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई जैसे डेफिनेशन ही नहीं है आपका। फिर डी में आपका दिया हुआ है कि देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अलॉन्ग विद हैवी इंडस्ट्री। तो ये भी आपका टर्म रिलेटेड नहीं है मिक्स्ड इकोनॉमी से। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का सिंपल इसका देखिए कॉन्सेप्ट आपका होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है कि जहाँ पे जो है कंबाइंड एस्पेक्ट चलती है दोनों का, कैपिटलिज्म का और साथ में सोशलिज्म का भी। इसके अंदर में जो प्राइवेट जो ऑनर्स जो रहते हैं इसके अंदर में, यानी जो प्राइवेट जो प्रॉपर्टी रहती है, तो उनको जो है एक इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाती है। वहाँ पे जैसे अपना यूज कर सकते हैं अपने कैपिटल का। लेकिन इसमें कुछ गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन रहता है यहाँ पे आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर में, ताकि जो है एक सोशल एम्स को अचीव किया जा सके, यानी कि जो वेलफेयर जो होते किया जा सके सिटीजन्स का, उसके अकॉर्डिंग जो है सारे चीज बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो की जाती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है आपका, तो इसमें आपको को एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको पब्लिक सेक्टर का और साथ में प्राइवेट सेक्टर का। और मेनली हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम लोग भी मिक्स्ड इकोनॉमी का ही फॉलो करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि हाउ मेनी क्रोमोजोम्स पेयर आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी। तो कितने क्रोमोजोम पेयर्स होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में। तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज 23 पेयर आपकी होती है। 23 पेयर होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में। तो देखिए जो क्रोमोजोम्स आपके रहते हैं यहाँ पे, और इनके चलते जैसे डिजॉर्डर जी वो होते हैं बहुत सारे चीज़। तो ये सारे चीज़ हमने ऑलरेडी बायोलॉजी वाले क्लास में हमने डिस्कस किया होगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो क्रोमोजोमल देखिए आपके रहते हैं, तो ये टोटल 23 पेयर होते हैं, ये मेल या फीमेल दोनों में यदि हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये पेयर में आपका जो टोटल जो क्रोमोजोम्स होते हैं तो वो है 46। वो चाहे मेल हो या फीमेल दोनों में रहते हैं। तो इसमें से जो रहते हैं आपके 22 पेयर जो रहते हैं, यानी कि टोटल जो 44 जो क्रोमोजोम्स रहते हैं, तो वो जो है ऑटोजोम होते हैं, उनको ऑटोजोम बोलते हैं हम लोग। और बाकी जो लास्ट का जो पेयर रहता है, यानी कि जो 23rd पेयर जो रहता है आपका, तो उनको बुलाता है सेक्स क्रोमोजोम बोला जाता है। तो जिसमें कि फीमेल के अंदर में जो लास्ट के जो क्रोमोजोम होते हैं तो वो दोनों एक सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। और वहीं मेल के यदि हम बात करते हैं तो इसमें रहता है आपका यहाँ पे XY क्रोमोजोम रहती है। तो ये इनको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। और यही जो है डिसाइड करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चाइल्ड, मतलब अगर वो जैसे वो चाइल्ड बॉय है या फिर गर्ल है, तो 23rd पेयर ही जो है आपका अलाइक होता है, यानी कि वो सिमिलर नहीं रहेगा। इसी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि जो है वो कोई चाइल्ड मतलब वो गर्ल है या फिर बॉय है। तो 23rd पेयर ही डिसाइड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स क्रोमोजोम हम लोग बोलते हैं। और बाकी जो 22 पेयर जो रहते हैं क्रोमोजोम का, तो इनको बोलाता है ऑटोजोम बोलाता है। तो आई होप कि अब ये सारे चीज़ भी आपको क्लियर होंगे, तो आप लोग इनको भी याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि फ्रॉम ओरिजिन टू डेल्टा द ब्रह्मपुत्र ट्रैवर्सेस। तो देखिए जो ओरिजिन होती है ब्रह्मपुत्र नदी की, और साथ में जब लास्ट में डेल्टा बनाती है, यानी कि जहाँ पे इसकी एंडिंग होती है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो ये कौन कौन से कंट्री से ट्रैवर्स करती होती आती है। तो ऑप्शन में देखिए दिया होगा भूटान, नेपाल, इंडिया, इंडिया बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, चाइना, म्यांमार और चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। तो देखिए यदि आपने मैप में देखा होगा इसका कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट होता है तो दैट इज तिब्बत से होती है इसकी, दैट इज मानसरोवर लेक। तो वहीं से ओरिजिनेट होती है और ये सांगपो नदी के नाम से वहाँ पे फ्लो करती है। और जब अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है, वहाँ पे इसका फ्लो चेंज होती है। और इसके बाद जब असम में एंटर करती है तो इसके बाद इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र का। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ये रीजन से ट्रेवर्स करती है। तो पहला आपका चाइना हो जाएगा, जो कि ये तिब्बत का ही पार्ट है, तिब्बत जो ऑक्युपाई कर दिया गया चाइना के द्वारा। फिर उसके बाद इंडिया, फिर बांग्लादेश में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फ्लो पैटर्न को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका फ्लो पैटर्न है। तो देखिए ये ओरिजिनेशन इसकी होती है दैट इज मानसरोवर लेक, जो कि तिब्बत में आपका है ये। तो यहाँ पे जो रिवर फ्लो करता है तो वो सांगपो नदी के नाम से फ्लो करती है। और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करती है, यहाँ पे इसका फ्लो पैटर्न चेंज होता है। और फिर वहीं से एक और ट्रिब्यूटरी रहती है दैट इज लोहित नदी। और जब ये असम में एंटर करता है तो यहाँ पे इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। फिर इसके बाद देखिए आगे फिर इधर गंगा नदी आती है और दोनों नदी आपस में मिलती है यहाँ पे। तो फिर इसके बाद जो है ये बांग्लादेश में एंटर करती है, फिर उसके बाद जाके ये पूरा लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन कर जाती है। तो ये इसका फ्लो पैटर्न है। तो ये सारा चीज़ हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है, जो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं इसको। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना।
और देखिए पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो है आप लोग हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से आप लोग सर्च करना। तो वहाँ पे जो है आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जितने भी हम आपको इस तरह के क्वेश्चन सेट कराते हैं, और साथ में जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहते हैं विजय स्टील का, तो उन सभी का जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग सर्च करना, आप लोग टेलीग्राम ऐप को ओपन करना, उसके बाद सर जी क्लासेस को आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपको जो है वही सेम लोगों के साथ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।